नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जामनगर से। आज मैं आपको कक्षा 8 की वसंत भाग 3 पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री कामता नाथ जी। इनका जन्म 22 सितंबर सन 1934 में लखनऊ में हुआ था और मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी। इनके द्वारा कई कृतियाँ प्रकाशित हुई, जिनमें प्रमुख उपन्यास, नाटक, कहानियाँ इत्यादि है। इनके द्वारा रचित उपन्यास है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, पिघलेगी बर्फ। कहानी संग्रह है छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता हुआ चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। और इनके नाटक है दिशाहीन, फुलन, कल्पतरु की छाया, भारत भाग्य विधाता, औरतें इत्यादि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है, जैसे पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से, मुक्तिबोध पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इनकी रचनाओं में एक समय से दूसरे समय में जो परिवर्तन आया है, उसे दर्शाया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ के सार के बारे में जानेंगे। इस कहानी को संक्षिप्त में बताने हेतु इसको छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जैसे सर्वप्रथम हम जानेंगे इस पाठ के परिचय के बारे में। इस पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभाव का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। एक ओर जहां इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गया है, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि होते देखकर लोग पैतृक उद्यम छोड़कर नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं या रोजगारहीन हो रहे हैं। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है लेखक और बदलू काका। लेखक जब बच्चा था, उसको उसके मामा के गांव में जाना सबसे अच्छा लगता था, जैसा कि आप लोगों को भी लगता है। और उसके मामा के गांव में उसे सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में वह जब कभी अपने मामा के गांव जाता, तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। यूँ तो लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम करता था। बगल में बनी भट्टी अर्थात अंगीठी पर वह लाख पिघलाया करता था। वह लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता और एक आध की चूड़ियाँ बन जाने पर वह उन पर रंग करता था। अब हम बात करते हैं बदलू मनिहार की। बदलू एक मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने एवं बेचने वाला। बदलू भी चूड़ियाँ बनाकर उनको बेचा करता था और यह उनका पैतृक पैसा था। पैतृक पैसा से अर्थ होता है जो पुरखों का जीविका कमाने का साधन होता है, जो उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है। वही काम बदलू मनिहार करता था। उसकी बनाई हुई सुंदर चूड़ियों की बहुत खपत थी, अर्थात बहुत मांग थी। गांव की औरतें उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। वह
चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह वस्तु के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। चूड़ियाँ देते समय वह किसी से मोल भाव नहीं करता था, पर शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जिद करके सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सारा नुकसान पूरा कर लेना। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी न पसीजता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज और उसे पगड़ी तथा रुपए भी मिलते थे। कांच की चूड़ियों से चिढ़। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देखता अंदर ही अंदर कूदता और कुछ सुना भी देता, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आता था जब वह किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है, तो वह शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होने और लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आने की बात कहता। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख से बनी गोलियां दिया करता था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से गायब हुई लाख की चूड़ियाँ। लेखक के पिता की बदली, जिसको हम तबादला भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसे ट्रांसफ़र कहते हैं, तो उनका तबादला किसी दूर के शहर में हो गया। वह 8-10 वर्ष मामा के गांव न जा सका। इतने दिन बाद जब वह अपने मामा के गांव गया, उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। सहसा एक दिन, अर्थात अचानक एक दिन, जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियाँ चुभ गई, तो उसे बदलू काका का ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर चला गया। हमारा अगला बिंदु है मशीनी युग में हर काम मशीनों से। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया तो उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी न दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियाँ कहीं नहीं टिक पाती है। अचानक उसे खांसी उठाई। यह देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई, तो बदलू ने कहा उसे दमा नहीं, फिसली खांसी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस कहानी में बदलू काका द्वारा बनाया गया लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा के बारे में भी बताया गया है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की, तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक की निगाह, अर्थात उनकी दृष्टि, उनकी नज़र जब उसकी कलाइयों पर, जो बदलू काका था उनकी बेटी की कलाइयों पर पड़ी, तो लाख की चूड़ियाँ देखकर बदलू ने बताया कि उसके द्वारा बनाया गया यह आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना, अर्थात 10 आने का अर्थ होता है 6 पैसे, जो कि 1 रुपये का लगभग 16वां भाग होता है। 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक है श्री कामतानाथ जी। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हो कि पेड़ के नीचे बदलू मामा चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं। इनके पास में एक अंगीठी रखी है और बगल में
हुक्का भी रखा हुआ है। चूड़ियाँ बनाते समय ये बीच बीच में हुक्का भी पीते रहते थे। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो कि सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ हैं। अब सबसे पहले इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि लाख क्या होता है और कहाँ कहाँ लाख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है हमारे देश में। तो बच्चों, लाख एक पदार्थ होता है। यह हमें एक खास तरह के कीड़े से मिलता है। जैसे रेशम भी हमें एक खास तरह के कीड़े से मिलता है, उसी प्रकार लाख भी हमें एक खास तरह के कीड़े से मिलता है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में होता है। लाख से बच्चों के खिलौने, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ तथा और भी अन्य कई चीज़ें बनाई जाती है। लेखक श्री कामतानाथ जी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश देने का प्रयास किया है कि किस तरह से मशीनी युग आ जाने से हस्तकला के लघु एवं कुटीर उद्योग चौपट हो रहे हैं, जिस कारण शहरीकरण भी अत्यधिक हो रहा है। इस पाठ में लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मशीनी युग आ जाने के कारण बदलू के जीवन में कई बदलाव आ गए। जैसे उसके द्वारा जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, पहले उनकी बहुत मांग होती थी, लेकिन मशीनी युग आ जाने के कारण उनकी पूछ कम हो गई है, अर्थात उनकी मांग कम हो गई है। और इस पेशे से होने वाली जो आय थी, अर्थात उसको जो पैसा मिलता था, वो भी समाप्त हो गया है। शादी ब्याह जैसे पवित्र मौक़ों पर सुहाग के जोड़े के रूप में बदलू द्वारा जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, उसको विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु उसका स्थान अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। और अपने व्यवसाय की उपेक्षा को देखकर बदलू लाचार, अशक्त और कुंठित भी हो गया था। लेखक ने कहानी की शुरुआत इस प्रकार की है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब बच्चों, इसमें एक शब्द आया है चाव, जिसका अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि उनको मामा के गांव में जाने का बड़ा चाव था, बड़ा शौक था। तो क्या बता सकते हो कि वो उनको मामा के वहाँ पर जाना अच्छा क्यों लगता था? ठीक है, तो हम जानेंगे इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जो बदलू मनिहार था, वो उसको बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था, वो उसको बहुत पसंद थी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रंग बिरंगी गोलियां देता था, वो ऐसी थी जैसे हर बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पर मन मोह लेना यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है मन को बहुत अच्छा लगना। तो यहाँ पर लेखक को भी बहुत अच्छा लगता था जब बदलू से बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, अर्थात कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी का अर्थ होता है अंगीठी, जिसमें कोयले वगैरह डाल करके आग दहकती रहती थी उसमें, जिसमें वह लाहक पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। चौखट का अर्थ होता है लकड़ी आदि का कोई चौकोर ढांचा जैसा होता है। तो यहाँ पर लेखक ने बदलू को अपने मामा के गांव का होने के बावजूद भी
बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे। क्यों? इसका एक कारण था, क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे जिन बच्चों के साथ लेखक खेला करते थे, वो सारे बच्चे उनको बदलू काका कहते थे। इसलिए उन बच्चों के साथ साथ लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। आपने देखा इसमें एक सलाख शब्द आया है, इसका अर्थ होता है धातु की छड़। ठीक है, तो वह उसको उस धातु की छड़ पर पतला करता था। और बेलननुमा मुंगेरिया, इसका अर्थ होता है एक गोल लकड़ी जैसा आकार, जो कि आगे की तरफ से कुछ पतला होता था और पीछे की तरफ से मोटा होता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अर्थात जब वह एक हाथ की चूड़ियां पूरी बना लेता, उसके बाद वह उन पर रंग करता था ताकि वह चूड़ियां सुंदर दिखे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक ने यहाँ बताया है कि सदा ही एक मचिए पर बैठकर काम करते थे, अर्थात हमेशा वो एक ऐसी चारपाई, एक छोटी सी चारपाई थी। मचिए का अर्थ होता है बैठने के लिए छोटी सी चारपाई, उस पर बैठकर अपना काम करते थे। और जैसा कि मैंने पाठ की शुरुआत करते वक्त आपको चित्र दिखाया था, उसमें बताया था कि बदलू काका के पास में एक हुक्का भी रखा हुआ था। उससे स्पष्ट होता है कि वो हुक्का भी पीते थे। तो जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तो बीच बीच में हुक्का भी पीते रहते थे। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि दोपहर में वो बदलू के काका के पास ही बैठे रहते थे और अधिकतर उनका समय बदलू काका के पास में ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो बदलू था वो लेखक को किस नाम से पुकारता था? लल्ला कहकर। और जैसे ही लेखक वहाँ पहुँचता था, उनके लिए क्या मंगवाता था? मचिया, अर्थात उनके बैठने के लिए चारपाई मंगवा देता था। और वहाँ पर जो लेखक है उनको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। बच्चों, आप भी कई बार कई जगह जाते हो, जैसे मेलों में, बाजार में, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि कई हाथ से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर आप देखते हो। कई बार आपके मन में भी इच्छा होती है कि इस चीज़ को कैसे बनाया गया होगा, आप प्रयास भी करते होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार लेखक भी वहाँ पर जो बदलू काका थे उसको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। और लेखक ने बताया है कि जो बदलू काका थे, जब एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाती थी तो उसको उस बेलन में उसमें लगा करके इस तरीके से कुछ पल तक इस प्रकार देखता रहता था कि जैसे नववधू के हाथ में, अगर कोई नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी होगी उसको अगर ये जोड़ा बेचेगा तो उसके हाथ में कितनी सुंदर लगेगी। अर्थात वह उसकी सुंदरता को भांपता था और उनको संवारता था, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। अगर कुछ कमी दिखाई देती थी तो वह उसको सुधार भी करता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यहाँ पर
लेखक ने बताया है कि जो बदलू है वो मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने या बेचने वाला जो होता है उसको मनिहार बोला जाता है। ठीक है, जो बदलू था उसका जो पैतृक पैसा अर्थात पैतृक का अर्थ होता है पुरखों का और पैसा अर्थात जीविका कमाने का साधन। जो चूड़ियाँ बनाने का काम था वो उसके पूर्वजों से चला आ रहा था और जो बदलू था वो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके द्वारा जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी उसकी बहुत मांग थी। खपत का अर्थ होता है मांग। उसके गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे क्योंकि वो इतनी ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था जिससे कि दूसरे लोग भी उससे आकर्षित थे। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। इसमें लेखक ने बताया है कि जो बदलू था वह पैसों में चूड़ियाँ नहीं बेचता था। यहाँ पर एक शब्द आया, देखिए आप, वस्तु विनिमय। इसका अर्थ होता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना। तो जो बदलू है वो चूड़ियाँ अगर बेचता था उनको तो उसके बदले पैसा न लेकर के वो क्या लेता था, अनाज लेता था। और लेखक ने बताया है कि जो बदलू का स्वभाव था वो बहुत ही सीधा था। वो कभी किसी से बिना वजह झगड़ते भी नहीं थे। शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ा जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वैसे तो वो मुफ्त में चूड़ियाँ दे दिया करता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर शादी ब्याह का मौका रहता था तो उस शादी ब्याह के मौके पर जो सुहाग का जोड़ा वो देता था, सुहाग का जोड़ा, चूड़ियों का जो जोड़ा बना करके देता था, उसमें वह पूरी कसर निकाल लेता था। बच्चों यहाँ पर देखिए, सारी कसर निकाल लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सारा नुकसान पूरा कर लेना। अर्थात जितनी मुफ्त में चूड़ियाँ उसने बेची होती थी पहले, उन सब का नुकसान वो शादी ब्याह में निकाल लेता था। क्यों? क्योंकि जो सुहाग का जोड़ा होता है वो उसको अत्यंत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि एक बार वो किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पर बिगड़ गया था, अर्थात वो जिद्दी भी बहुत था बदलू काका, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली अर्थात उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अर्थात बच्चों आपने इसमें देखा, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो शादी ब्याह में जो जोड़ा, सुहाग का जोड़ा दिया जाता था उसका अलग ही महत्व होता था, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें सुहाग के जोड़े का बहुत महत्व होता है। इसका अधिक मूल्य पाने के लिए वह जिद करता था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व होता है और वो ये भी जानता था कि इस समय वह जिद करेगा, अर्थात जो भी मांगेगा वह उसे मिल जाएगा। और जो शादी ब्याह होते थे उस अवसर पर बदलू को जो जोड़ा होता था, सुहाग का जोड़ा, उसके बदले में उसको बहुत सारे कपड़े भी मिलते थे, उसकी पत्नी को कपड़े मिलते थे, उसको पगड़ी होती है जो सिर पर बांधी जाती है, उसको साफा भी बोलते हैं, बहुत सारे रुपए भी मिलते थे, पत्नी के लिए बहुत सारे कपड़े भी मिलते थे। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पर दो मुहावरे हमने पढ़े हैं, कसर निकाल लेना और लोहे लग जाना। इनका अर्थ मैंने आपको बताया ऊपर जब हमने पढ़ा, कसर निकाल लेना अर्थात सारा नुकसान
पूरा कर लेना। यह एक मुहावरा है, इसका आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे, इस वर्ष परिश्रम करके मैं पिछले साल मिले अंकों की कसर निकाल लूँगा। ठीक है। दूसरा मुहावरा है लोहे लग जाना, अर्थात अत्यंत कठिन होना। वाक्य प्रयोग आप इसका इस तरीके से कर सकते हो कि दहेज के लिए रूठे वर को मनाने के लिए लोहे लग गए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अंदर ही अंदर कूद उठना अर्थात खींचना, गुस्सा आता था उसे। ठीक है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि वो क्यों चिढ़ता था? जब गांव की जो औरतें थी उनके हाथों में वो कांच की चूड़ियां देखता था तो उसको चिढ़ क्यों होती थी? क्योंकि जो बदलू था वह लाख की चूड़ियां बनाता था और जो गांव की औरतें थे वो बड़े ही चाव से, बड़े रुचि से उनको पहनती थी। लेकिन कांच की चूड़ियां आने से औरतें अब कांच की चूड़ियां ज़्यादा पहनने लगी थी, जिससे जो लाख की चूड़ियां थी उनकी मांग कम हो गई थी। इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यहाँ पर आपने इसमें देखा कि लेखक थोड़ा सा उसका मन क्या है, पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसका मन दुखी है, या व्यंग्यात्मक भाषा में यहाँ पर बदलू बात कर रहा है। जैसे यहाँ इन्होंने कहा, बदलू ने कहा कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो शहर और गांव की परंपरा और रीति रिवाज है उनमें बहुत अंतर होता है। शहर में शहर जैसा खुलापन गांव में नहीं होता है, क्योंकि गांव थोड़े से पिछड़े हुए हैं। आप जानते हो बच्चों, जो दुखी मन से अथवा जो व्यंग्यात्मक भाषा में जो वाक्य बोले जाते हैं उनके अर्थ साधारण नहीं होते हैं, उनका कुछ और ही अर्थ होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा वाक्य कहा है इन्होंने, बदलू ने, कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ तो यह, जैसे नाजुक का अर्थ होता है कोमल, कि जो शहर की जो औरतें होती है उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं, उनकी कलाइयाँ बहुत कोमल होती हैं, और जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो क्या होती है, कांच की चूड़ियों की बजाय थोड़ी भारी होती है। ठीक है। तो वो उनका वजन क्या नहीं कर पाती है, झेल नहीं पाती है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा वाक्य एक व्यंग्यात्मक रूप में भी कहा गया है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो लाख की बनी चूड़ियाँ हैं वह मजबूत और ठोस होती है। ये चूड़ियाँ हाथों में भारी लगती है। जो कांच की चूड़ियाँ होती है बहुत हल्की होती है। शायद ये हो सकता है कि जो शहर की औरतें हैं वो इनका भार, लाख की चूड़ियों का जो वजन है, भार है, वो नहीं सह सकती है। मोच का अर्थ होता है कि शरीर के, जैसे हमारा जो शरीर होता है उसमें जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होता है, जोड़ की जो नस होती है उसका अपनी जगह से, अपने स्थान से इधर उधर हो जाना। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। बच्चों, अब इस वाक्य से, इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में
भी हमें ये है पता लग रहा है कि लेखक को उसके मामा के गांव में जाना क्यों अच्छा लगता था, उसको वहाँ क्या क्या मिलता था। बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था, उसको वहाँ पर आम खाने को मिलते थे, और इसके अलावा जो दूध की मलाई थी, ठीक है, वो भी उसको खाने के लिए मिलती थी। मलाई का अर्थ होता है जो दूध की क्रीम होती है या जो चिकना है, जैसे हम दूध गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है, वो ऊपर जो परत जम जाती है वो ही मलाई होती है। यहाँ पर जो खातिर शब्द है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर का अर्थ होता है आदर, ठीक है, सत्कार। जब हमारे घर भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं। वैसे ही जब लेखक बदलू के यहाँ जाता था तो जो बदलू काका थे वो उसकी बहुत अच्छी खातिर करते थे, जो उनको उसके लिए मलाई बचा कर रखते थे, और जो आम थे खाने के लिए देते थे, और हर रोज उसके लिए गोलियां बनाते थे। इसीलिए मामा के गांव में बदलू काका उसको सबसे अच्छा भी लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। इस गद्यांश में लेखक क्या बता रहे हैं कि वो जब भी उनकी छुट्टियां आती थी कहाँ चले जाते थे, अपने मामा के यहाँ पर। जैसा कि आप लोग भी करते होंगे ऐसा, जैसे ही छुट्टियां लगती हैं कुछ बच्चे मामा के जाते हैं, कुछ बुआ के जाते हैं, कुछ मौसी के जाते हैं। वैसे ही लेखक को भी अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। और लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र, तबादला कहाँ हो गया, कहीं किसी दूर शहर में हो जाने के कारण वो वहाँ पर फिर नहीं जा सका बहुत लंबे समय तक, ठीक है। जिससे और उन 8-10 सालों में दूसरा कारण क्या हुआ, वहाँ पर उन 8-10 सालों में लेखक इतना बड़ा हो गया था, अर्थात अब वो बच्चों के साथ खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था। वो गोलियों से, कंचों से नहीं खेलता था क्योंकि अब उनमें उनकी रुचि नहीं रही थी। अब देखो बच्चों, हम इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी बना सकते हैं, जैसे कि लेखक अपने मामा के घर कितने समय के लिए जाता था। लेखक स्कूल खुलने तक करीब 1-आध महीने के लिए मामा के घर जाता था। वह लंबी अवधि तक मामा के घर क्यों नहीं जा सका, क्योंकि उनके पिताजी की, लेखक के जो पिताजी थे, उनका तबादला अर्थात उनका ट्रांसफ़र, उनकी बदली दूर के शहर में हो गई थी। इस कारण से वह लेखक अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका था। अब हम ये भी प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि 8-10 वर्षों में लेखक में क्या परिवर्तन आया। इन 8-10 वर्षों में, जो कि बहुत लंबी अवधि थी, लेखक बड़ा हो गया था और जो लाख की गोलियां थी उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका था और जो कंचे अर्थात जो गोलियां थी वो उनसे कौन खेलता है, उससे बच्चे खेलते हैं, और अब लेखक बच्चा नहीं था। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वैसे लेखक में बहुत परिवर्तन हो गया था। अब उनको जो गोलियां थी, कंचे थे, उनमें कोई रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए अब वो
जो बदलू काका थे वो भी उनके दिमाग में नहीं थे, उनको भी भूल चुके थे। लेकिन यहाँ लेखक ने कहा कि जैसे बिरले ही हाथों में, अर्थात बहुत कम हाथ ऐसे थे जिन्होंने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। अधिकतर औरतें आजकल कैसी चूड़ियाँ पहनने लगी थी? कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। अब बदलू काका का ध्यान कैसे आया लेखक को? एक छोटी सी घटना के बाद में, जब उनके मामा की जो छोटी लड़की थी, बरसात के दिन थे, वह आंगन में फिसल कर गिर गई, जिससे उसने कौन सी कांच की ही चूड़ियाँ पहनी हुई थी और वो चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे क्या होने लगा? खून बहने लगा। ठीक है। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। खाट का अर्थ होता है एक पलंग, चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जब लेखक बदलू काका के घर जाता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि वह बहुत लंबे समय के बाद उनके यहाँ पर जाता है। तो जब लेखक उनको अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ, जनार्दन हूँ, अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में मैं आपसे क्या बनवाता था? गोलियां बनवा कर ले जाता था। तब अचानक बदलू काका को उसका ध्यान आया और तब वह उसे पहचान पाया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपना परिचय दे दिया, उसके बाद भी वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी यादों को, स्मृति पटल का अर्थ होता है अपनी यादों की तख्ती और अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। जो बीते हुए चित्र थे, जो बीत चुके थे, उन चित्रों को वो याद कर रहे थे और अचानक उसे मेरा ध्यान हो आया। तब उसने कहा कि आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। जब लेखक को बदलू काका ने पहचान लिया, उसके बाद वो उसको बैठने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर तक फिर शांति रहती है, दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेखक ने चारों तरफ, दृष्टि का अर्थ होता है निगाह, नज़र, अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाई, अर्थात उन्होंने इधर उधर देखा तो उसको ना तो वो मछिया दिखाई दी जिस पर बैठकर के जो बदलू काका थे वो चूड़ियाँ बनाया करते थे, और ना ही वो भट्टी दिखाई दी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे। फिर लेखक ने उससे प्रश्न किया बदलू काका से कि क्या तुम आजकल काम नहीं करते हो? तो बदलू काका ने कहा कि काम कई सालों से बंद हो गया है, क्योंकि उनकी जो बनाई चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ, उनकी मांग अब कम हो गई है। अब उनको कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि आजकल गांव गांव में भी किसका ज़्यादा प्रचलन आ गया है? कांच का प्रचलन हो गया है। अब वह थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। ये जो कथन है, मशीन युग है ना ये लल्ला, इस कथन में जो बदलू है उसकी कौन सी व्यथा छिपी हुई है, क्या आप बता सकते हो? इस वाक्य में
बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था और इसी से उसका परिवार चलता था। लेकिन मशीनों द्वारा जो कांच की चूड़ियाँ बनती है या मशीन द्वारा बनी कांच की चूड़ियाँ आने से उसका काम लगभग क्या हो गया है, बंद सा हो गया है। लगभग क्या, बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो उसके इस कथन में यही व्यथा छिपी हुई है कि अब वो अपना परिवार के लिए, उसको चलाने के लिए उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं रहा। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नशे उभर आई थी। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो बदलू काका थे, उन्होंने ये बताया है कि उनकी जो लाख की चूड़ियाँ थी वो मशीन से बनी कांच की चूड़ियों के आगे थोड़ी कम सुंदर दिखाई देती है और जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो सस्ती भी मिल जाती है। लेखक ने कहा कि ये कांच खतरनाक होता है क्योंकि वो टूटता भी जल्दी है और कई बार उससे नुकसान भी भुगतना पड़ जाता है। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि उसके मामा की जो लड़की थी, जब वो फिसल कर गिर जाती है तो उसके हाथ में कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ क्या हो जाती है, उसमें जब टूट जाती है चूड़ी, टूटकर कांच उसके हाथ में घुस जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है। तो जो बदलू काका है उन्होंने कहा है कि नाजुक तो फिर होता ही लल्ला, अर्थात उन्होंने कहा कि कांच नाजुक तो होता ही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो लोग चाहे आजकल लोगों को सुंदर दिखने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। परिवर्तन जो हो रहा है, समय अनुसार जो परिवर्तन होता रहता है उसी के अनुसार लोग चलने लगे हैं। इतना कहते कहते जो बदलू काका थे उनको खांसी आ गई। लेखक को क्या शंका हुई कि उनको दमा है। शायद दमा एक तरह की बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है ढल चुका था, अर्थात उसका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके हाथों पर और माथे पर जो नसें होती है वो दिखाई देने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक ने यहाँ शुरू में बताया कि जहाँ शंका हुई थी लेखक को कि शायद इनको कौन सी बीमारी है, दमा की बीमारी है, लेकिन बदलू काका ने उनकी उस शंका का अनुमान लगा लिया। भाप लेना अर्थात उन्होंने अनुमान लगा लिया और बदलू काका ने क्या कहा कि मुझे दमा नहीं है, मुझे कौन सी खांसी है, फसली खांसी। फसली खांसी का अर्थ होता है जो कि एक विशेष ऋतु में होने वाली खांसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बदलू काका है उनको उस ऋतु में वो खांसी होती थी, तो उन्होंने, बदलू काका ने लेखक को समझाया, उनको बताया कि ये मुझे महीने 2 महीने से हो रही है और अब 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहता है और लेखक को सोचता है कि जो बदलू काका थे उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई थी। वो सोचता है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में जो लेखक है उसने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, मैं आपको बताती हूँ। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में जो लेखक है उन्होंने मशीनीकरण से जो उत्पन्न
कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान क्या किया है, आकर्षित किया है। ये जो है ये बात सच्ची है और कड़वी सच्चाई है। ये केवल एक सच्चाई न रह करके समाज में एक बहुत बड़े वर्ग के लिए क्या बन गई है, व्यथा बन गई है। लोगों के काम धंधे बंद होने से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं बचा है, जिससे वो क्या हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और समाज पर एक प्रकार से बोझ बन गए हैं। उनके हाथों में गुण होने के बावजूद भी वो एक बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। यहाँ पर लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है और कहा है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। जो लेखक है उनको जो वहाँ पर शांति का माहौल छा गया था, जो उनकी पीड़ा को देखकर, उनकी पीड़ा को जान कर के लेखक अंदर ही अंदर कई प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे, तो उन्होंने विषय को बदलना चाहा। तो उन्होंने किसके लिए पूछा कि आम की फसल कैसी है, क्योंकि उसके लेखक को पता था कि इनके यहाँ पर आम की फसल भी होती है। क्योंकि जब लेखक छोटा था वहाँ आया करता था तो उसको बदलू काका क्या खाने के लिए देते थे, आम खाने के लिए देते थे। तो जो बदलू काका थे उन्होंने क्या कहा कि आम की फसल तो बहुत अच्छी है, और उन्होंने अपनी बेटी रज्जो, जो कि उनकी बेटी का नाम क्या था, रज्जो, उसको आवाज़ लगाता है आम लाने के लिए मेरे लिए। फिर वह मेरी और मुखातिब का अर्थ होता है जो बात करने वाला होता है उसकी ओर मुँह करना। उन्होंने मेरी ओर मुँह करके बोला कि माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। वो अपने आप को, उसको ऐसे पछतावा होता है कि मैं इसको आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, बदलू काका बोलते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा मैंने कहा। अब देखिए इसमें यहाँ पर जब वो लेखक बदलू काका को आम के लिए पूछता है तो बदलू काका उसकी बेटी को आम लाने के लिए कहता है, तो उसको अचानक किसकी याद आई, गाय की भी याद आई। क्यों याद आई कि इनके पास एक गाय थी, क्योंकि जब वो छोटा था उनके पास आया करता था तो बदलू काका उसके लिए मलाई बचा कर रखते थे। तो गाय के लिए भी पूछता है, लेकिन जो बदलू काका थे वो उस गाय को क्यों बेच देते थे, क्यों उन्होंने उस गाय को क्यों बेच दिया था, क्योंकि अब उनका जो रोज़गार था वो बंद हो चुका था, उनका जो कार्य था वो बंद हो चुका था, इसलिए उनके पास आमदनी का अब कोई स्रोत नहीं बचा था। इसलिए उसको खिलाने पिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उसको बेचना पड़ा था अपनी गाय को। ठीक है, यहाँ पर उसकी बेटी अंदर से एक डलिया का अर्थ होता है टोकरी, उसमें ढेर सारे, बहुत सारे आम लेकर आए। तो जो लेखक है उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, मैं इनको कैसे खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देख लला कैसे हैं, इसी साल यह पेट तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। जब लेखक उसको मना करता है बदलू काका को कि मैं इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा, तो
बदलू काका हंस पड़ते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं इससे भी चौगुने अर्थात 4 गुने आम खा जाता था। बच्चों इस वाक्य में आप देखो कि इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे बदलू काका ने अपने गांव की बोली में, ठीक है, जैसे उम्र है, ठीक है, और बखत है। उम्र मतलब उम्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और एक बखत मतलब एक वक्त, ठीक है, बखत का मतलब यहाँ एक वक्त या एक समय में खा जाता था। अब यहाँ पर आपने देखा कि उनके उच्चारण में, इन शब्दों के उच्चारण में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन इनका अर्थ वो ही है, ठीक है। जैसे उम्र का अर्थ आयु ही है और बखत का अर्थ समय या वक्त, जहाँ हम बोलते हैं कि एक वक्त में, यहाँ उन्होंने कहा है बखत में। तो ऐसे ही शब्द आप भी, जैसे गांव की भाषा में जो शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो परिवर्तन हो जाता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। आप भी ऐसे शब्द खोज सकते हो और उसकी एक सूची तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की बात हो रहा है, जब लेखक ने कहा कि आप लोगों, जब उन्होंने कहा कि मैं एक वक्त में जो यहाँ पर ये आम रखे हैं उससे तो 4 गुने आम खा जाता था, तो लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात कुछ और है, ठीक है। फिर उन्होंने, बदलू काका ने अपनी बेटी से उनको अच्छे अच्छे आम छांट कर देने के लिए कहा, और जो उनकी बेटी थी रज्जो, उन्होंने अपनी अंजुली का अर्थ होता है जो दोनों हाथ होते हैं, हमारे दोनों हाथ की हथेलियाँ होती है, उनको जब हम मिला करके मिला लेते हैं उसको पात्र जैसा बना लिया जाता है। जैसे दोनों हाथ की हथेलियाँ मिलाकर पात्र जैसा बनाया हुआ, अंजुली का अर्थ होता है, उसमें आम लेकर के 4-5 उन्होंने मेरी तरफ क्या कर दिए, बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब इसमें यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जैसे ही जो रज्जो थी उन्होंने उनकी ओर अपने हाथ बढ़ाए तो उनकी निगाह अर्थात उनकी नज़र एक पल के लिए उसके हाथों पर रुक गई। क्यों रुक गई, क्या बता सकते हो क्यों रुक गई थी? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में क्या पहन रखी थी, लाख की चूड़ियाँ। जो लेखक है वो लंबे समय से शहर में रह रहा था और वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनके हाथों में, वह अधिकतर स्त्रियों के हाथों में कौन सी चूड़ियाँ देखता था, कांच की चूड़ियाँ देखता था। पर यहाँ पर जो रज्जो थी उसके हाथों में पुरानी लाख की चूड़ियाँ देखकर उसकी निगाह क्या हो गई थी, ठिठक गई थी, रुक गई थी। इसी में से हम यह भी प्रश्न बना सकते हैं इसमें कि बदलू ने आखिरी जोड़ा कब बनाया था, क्या उसे उसका उचित मूल्य मिला था? नहीं, बदलू ने आखिरी जोड़ा जब जमींदार की बेटी का विवाह था तब बनाया था। उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। केवल कितना मिल रहा था, 10 आने, जो बदलू काका शादी ब्याह के मौके पर अपने मुंह मांगी कीमत लेता था, ठीक है, और जिद करता था कि उसे जो चाहिए वो मांग करके लेता था, जिद करता था, ठीक है। लेकिन जमींदार ने उसको उचित कीमत नहीं देने पर जो बदलू काका थे उन्होंने उसको वह जोड़ा नहीं दिया और उसको यह कह कर के वापस आ गए कि आप ये जो जोड़ा है शादी के लिए अपनी बेटी के विवाह पर कहाँ से ले आना, शहर से ले आना। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसमें ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। बच्चों, इस पाठ में
हमने पढ़ा कि जो आखिरी जोड़ा बनाया था बदलू ने जमींदार की बेटी के लिए, जब बदलू काका को उचित दाम नहीं मिलता है तो वो उसको देता नहीं है, ठीक है, और ये कहकर आ जाता है कि आप शहर से ले आना, जबकि उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी उसकी इतनी मांग भी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने हमें जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है। लेखक इस पाठ में हमें क्या सीख देता है, अगर हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो उसूल है, उसे हमें नहीं त्यागना चाहिए। और इस प्रकार जो बदलू काका है उसको संतोष भी है, यहाँ पर जो लेखक है उसको भी खुशी मिलती है बदलू काका की ये बात सुनकर कि कठिन परिस्थिति में भी वह अपना इरादा नहीं बदलता है।